हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। अब तक हम केमिकल काइनेटिक्स के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और इन लेक्चर से हम समझ चुके हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन या उस केमिकल चेंज की रेट क्या होती है, उस केमिकल रिएक्शंस की जो ये रेट होती है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, और हमें अगर इस रेट को डिटरमाइन करना है केमिकल चेंज की, तो इस रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें जो दो लॉ दिए गए, उस लॉ से हमें एक्सप्रेशन मिला और उस एक्सप्रेशन में हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू हमें थ्योरेटिकली मिलने वाली नहीं है। ये बात हमें रेट लॉ ने बोली थी, इसलिए हमें इन वैल्यू को निकालने के लिए जो रेट एक्सप्रेशन हमें रेट लॉ से मिला, इसमें जो वैल्यू हमें पुट करनी है m+n की वैल्यू, उसे हमें निकालने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। उस रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और हमें m+n की वैल्यू मिलेगी। और उन वैल्यू के बाद ही हम किसी भी रिएक्शंस की एक्यूरेसी के साथ में रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो m+n की वैल्यू रहेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शंस की हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। इतनी बातें हम 4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये चारों लेक्चर देख चुके हैं और इतनी बातें आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। और अगर आपने ये 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये 4 लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक सीक्वेंस में चलने वाली सीरीज है और इसे आप पूरे एक सीक्वेंस में देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर से लगा के लास्ट लेक्चर तक देखेंगे, तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे बेहतर ढंग से केमिकल काइनेटिक्स समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी डाउट्स आपके रहेंगे, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आज लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है और रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे हम कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशंस क्या होता है, डेरिवेशन किस तरह से लिखते हैं। तो पहले हम रिकेप लेते हैं थोड़ा सा लेक्चर नंबर, हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 4 का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है और जो हम ये किसी भी रिएक्शंस की रेट डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन में हम कौन से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेंगे, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके कंसंट्रेशन चेंज होने से उस केमिकल रिएक्शंस की रेट पे अफेक्ट पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट्स का वो नंबर या रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस की वो पावर जिससे कि हमारी रिएक्शंस का रेट अफेक्टेड होता है, उन सारी पावर, उन सारे रिएक्टेंट्स की पावर का जो सम रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, यानी कि इन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का सम अगर 1 आता है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे, अगर सम 2 आता है तो उसे हम सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे, अगर हमारा जो सम आता है वो 0 आता है तो उसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। और आज इस लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस पर बात करने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस को पहले आप समझ लीजिए कि जीरो ऑर्डर की आखिर रिएक्शन, हम कौन सी रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का उस रिएक्टेंट के रेट पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से उस रिएक्शंस की जो दर रहेगी वो प्रभावित नहीं होती। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कितना भी रखो, कितना भी बढ़ाओ, कितना भी घटाओ, उस रिएक्शंस की जो रेट रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी जो दर रहेगी वो हमेशा स्थिर रहेगी। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपको समझ में आया होगा कि ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई अफेक्टेड नहीं होता। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उस रिएक्शंस की जो रेट रहेगी, वो अफेक्टेड नहीं होती।
ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है कि हमेशा जब भी आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस रिएक्शंस की जो रेट रहेगी वो बढ़ेगी घटेगी, लेकिन जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में ऐसा क्यों होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उसकी रिएक्शंस पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ता। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको उस एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में ऐसा क्यों होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उस रिएक्शंस की रेट पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे फोटोकेमिकली कॉम्बिनेशन से, हमें जो HCl फॉर्मेशन होता है उसका हम एग्जांपल लेते हैं और उसे हम फोटोकेमिकली कॉम्बिनेशंस के बाद में हम जो HCl का फॉर्मेशन होता है उसकी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम H2 और Cl2 का जब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो हमारा जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2 का जब हम कॉम्बिनेशंस करवाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है, फोटोकेमिकली होता है। फोटोकेमिकली क्या होता है कि ऐसी रिएक्शंस जो कि सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में होती है उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है H2 और Cl2 का, ये जो कॉम्बिनेशन से ये भी फोटोकेमिकली होता है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन एक बार स्टार्ट होने के बाद में ये कंटिन्यूअस चलती जाती है। ये रिएक्शन किस तरह से होती है, देखिए पहले जो Cl2 का जो मॉलिक्यूल्स था, जो हमारे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स था, उस पर हमारा फोटोन गिरता है, उस पर हमारी लाइट गिरती है, क्योंकि लाइट हमें पता है कि फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो जब इस पर फोटोन गिरता है तो ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल्स था, इस Cl2 के मॉलिक्यूल्स में ये जो दो क्लोरीन के बीच में दो जो बॉन्ड था, ये जो दो क्लोरीन के एटम के बीच में एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये बॉन्ड किस तरह का ब्रेक होता है, किस तरह का क्लीवेज होता है, किस तरह से टूटता है, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस वाले Cl एटम का था, और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl एटम का था। तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि इन दोनों एटम्स के पास में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इस तरह का जो क्लीवेज होता है, इस तरह का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो जब भी आप फोटो केमिकली बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वो बॉन्ड हमेशा किस तरह का ब्रेक होगा, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और ये जब क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो Cl के रेडिकल मिल जाते हैं, दो Cl रेडिकल मिल जाते हैं, इन्हें हम रेडिकल बोलते हैं। जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और एटम्स के पास में अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में, तो उसे हम बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। अगर इन दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाते तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और उस कंडीशन में उन्हें हम केटायन और एनायन बोलते हैं। ये बात आपको पता है। तो जब भी हम इस Cl2 का होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं फोटॉन्स की प्रेजेंस में, तो हमें दो रेडिकल मिल जाते हैं क्लोरीन के। अब ये जो दो रेडिकल होते हैं, इसमें से एक रेडिकल रिएक्शंस करता है H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ में, H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शंस करता है, और ये एक बना लेता है HCl का मॉलिक्यूल्स, प्लस एक बन जाता है यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन्स का एक रेडिकल। अगेन ये रिएक्शंस होती है, फिर अगेन ये रिएक्शन होती है जिसमें कि हमारा ये जो ये जो हाइड्रोजन्स का रेडिकल था, ये हाइड्रोजन का रेडिकल फिर रिएक्शंस करता है, किसके साथ में रिएक्शंस करता है, ये रिएक्शन करता है Cl2 के मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर इसमें क्लीवेज होता है, एंड अगेन एक और मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है HCl का, एंड एक हमें मिल जाता है यहाँ से Cl का रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल, और ये रिएक्शन ऐसे चलती जाती है। इस तरह से ये चेन रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती जाती है, जब तक कि ये रिएक्शंस में कंप्लीटली Cl2 और हमारा जो H2 था वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, पूरी तरह से वो HCl में कन्वर्ट ना हो जाए, ये रिएक्शन चलती रहती है। अब यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि इन रिएक्शंस में से ऐसा क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट थे हमारे H2 और Cl2, इनके कंसंट्रेशन से हमारा जो HCl का प्रोडक्शन था उस पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ा। इस रिएक्शंस की जो रेट थी वो रेट चेंज नहीं हुई इनके कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ। तो देखिए
हमारा जो HCl का प्रोडक्शंस था, यानी कि हमारे जो रिएक्शंस की रेट थी, वो रिएक्शंस की रेट किस पर डिपेंड कर रही थी? वो रिएक्शंस की रेट डिपेंड कर रही थी ये जो क्लीवेज हुआ है और ये क्लीवेज में जो रेडिकल्स थे उन पर डिपेंड कर रही थी। जितने ज़्यादा रेडिकल्स रहेंगे, जितने ज़्यादा रेडिकल्स का क्लीवेज होगा, उतनी ज़्यादा ये रिएक्शंस होगी। और हमारा जो ये रेडिकल का क्लीवेज हो रहा था, ये क्लीवेज ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा था। इस क्लीवेज को करवाने के लिए हमें फोटॉन्स की जरूरत पड़ रही थी, और जितने ज्यादा फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा रहेंगे हमारे पास में, क्लीवेज उतना ज्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर मान लो आप Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो उससे तो आपका जो रेडिकल, नंबर ऑफ रेडिकल्स बढ़ेंगे नहीं। नंबर ऑफ रेडिकल्स कब बढ़ेंगे आपके? जब आपके पास में जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके Cl2 और H2 पर गिरेंगे, उतने ज्यादा आपके रेडिकल्स बनेंगे। यानी कि इस रिएक्शंस की रेट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ये जो नंबर ऑफ फोटोन है इनको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस रिएक्शंस की रेट पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ेगा। हाँ, इस रिएक्शंस की रेट को अगर आपको बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा सकते हैं। आप जो लाइट की इंटेंसिटी डाल रहे हैं, उस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाकर इस रिएक्शंस की रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ये रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होती। और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किसे बोलते हैं? हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसे बोलते हैं जिससे कि हमारे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहता है, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर हमारी रेट डिपेंड करती है। लेकिन इस केस में तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में ऐसा क्यों होता है कि इसकी जो रेट रहती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसकी जो रिएक्शन की रेट रहती है वो डिपेंड करती है जो बाहर की जो फिजिकल फैक्टर्स है, जो रिएक्शंस कंडीशंस है, यहाँ पे हमारी Hμ रिएक्शन कंडीशन है, उस पर डिपेंड करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस किस तरह से ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम। इसमें जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा, उस रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उस रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। क्योंकि अब हम जितनी भी टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उनका सबका जो रेट कांस्टेंट रहेगा, जो रेट एक्सप्रेशन में हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए भी रेट कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा और उसको हम निकालते हैं। पहले इसे हम रफ करते हैं, फिर हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या रहेगा हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारे पास में एक रिएक्टेंट A है और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? ये रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट A है उसके कंसंट्रेशंस का रिएक्शंस की रेट पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ने वाला है। तो इस रिएक्शंस का एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे? जो हमारी रिएक्शंस का रेट रहेगा, रेट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट K नोट लिख रहे हैं हम, K0 लिख रहे हैं ऐसे क्योंकि हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए हमारा रेट कांस्टेंट K0 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि हम पावर में हमेशा उन्हीं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से लिखते हैं जिनका कंसंट्रेशन से हमारे रिएक्शंस का रेट पे अफेक्टेड पड़ता है। और यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट A है उसके कंसंट्रेशन का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ या घटाओ, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम हमेशा जब भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट का जो पावर लिखेंगे वो हमेशा जीरो लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ से रेट को आगे लिखें तो रेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो रेट को हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। रेट को हमने किस तरह से एक्सप्रेस किया था? तो हमारी जो रेट रहेगी, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा A अपॉन dt। ये होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि एक किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर या एक किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट पर हमारी रेट क्या रहेगी, उसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमारी माइनस DA अपॉन dt हो जाएगी। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K नॉट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो किसी की भी पावर जब जीरो रहती है तो किसी की भी पावर जीरो को हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो रिएक्टेंट की पावर जीरो है, रिएक्टेंट A की पावर जीरो, उसको हम 1 कंसिडर करके यहाँ से चलते हैं। तो हमारी जो अब जो रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी? माइनस डी
कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारी यहां से हो जाएगी के नॉट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि किसी इंस्टेंट पर टाइम टी पर हमारा जो रिएक्टेंट था, हमारा जो रिएक्टेंट ए था, वो रिएक्टेंट ए का एक्स पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उस कंडीशंस पर हमारा जो रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी। देखिए यहां से कि अगर मान लो किसी इंस्टेंट टाइम टी पर हमारा जो रिएक्टेंट ए था, उस रिएक्टेंट ए का एक्स पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशंस पर हमारी जो रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी। देखिए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। अब a माइनस एक्स यहाँ पे क्या होता है, तो a है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, a का इनिशियल कंसंट्रेशन, उस इनिशियल कंसंट्रेशन में से x पार्ट हमारा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो गया, तो अब जो बचा हुआ इस समय पर जो हमारा बचा हुआ टाइम t पर जो हमारा बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो बचा हुआ पार्ट है, वो हो जाएगा a माइनस एक्स। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशंस टाइम के साथ या प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस के साथ इनिशियल कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं आता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए, तो ये ए जो हमारा रहेगा ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारी रिएक्शंस कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगी यहां से। अब अगर हम इस डी टी की वैल्यू को इस रिएक्शन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारी रिएक्शंस किस तरह से हो जाएगी। देखिए आप dx बाई डी टी और इसकी जगह पे हम पुट करते हैं के नॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, के नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब यहां से हमारा जो ए नॉट होता है, ए नॉट इज इक्वल टू होता है 1, तो हमारा हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, ये डी टी इधर हम गुणा करेंगे इसका, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा के नॉट डी टी। अब इन दोनों भाग में हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशंस कर देते हैं इसका जब हम इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशंस कट जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशंस कट जाएगा, और जो हमारी रिएक्शंस अब रहेगी या हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस सी। ये जो c होता है ये होता है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट, जो हमने इंटीग्रेशन लिया है उसका ये कांस्टेंट होता है, c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि जब हमारा टाइम t 0 था तब हमारा जो x अमाउंट जो हमारा प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था वो भी जीरो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, क्योंकि जब हमारी जो रिएक्शंस थी वो स्टार्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि हम टाइम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, टाइम जीरो टाइम पर उस समय हमारा जो प्रोडक्ट था उसका भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से ये जब दो वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमें जो c है हमारा जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो वैल्यू मिल जाएगी। और इस कंडीशन पर जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो किस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा के नॉट टी हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से किस कंडीशन पर, t 0 कंडीशन पर। और अगर हम बात करें यहाँ से हमारे रेट कांस्टेंट k की, तो के नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टी। तो ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट। और इस रेट कांस्टेंट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, हमारा जो रेट कांस्टेंट रहेगा इसकी यूनिट की अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हो जाएगी हमारा x। यहाँ पे हमारा क्या होता है, x हमारा है कि जो हमारा रिएक्टेंट से हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, रिएक्टेंट का जो पार्ट प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ, तो ये रिएक्टेंट का वो पार्ट होता है जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ है। तो ये यहाँ पे रिएक्टेंट का वो पार्ट को हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का पार्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन, इसे हम लिखते हैं अपॉन हमारा हो जाएगा यहाँ से t। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट लिखते हैं हम सेकंड, और ऊपर आएगा ये तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट रहेगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड
इनवर्स। अब अगर इसके बाद में हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड की, कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि आपने जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है, उस इनिशियल कंसंट्रेशंस का हाफ पार्ट कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं उस रिएक्शंस का या उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ पीरियड। तो ये जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो यहां से हम ऊपर लिख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। एक काम करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड लिख देंगे। अगर ये आपने नोट नहीं किया तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और यहाँ पे हम हाफ लाइफ पीरियड समझते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब आपको समझ में आया ना कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट का, उसको आधा कंज्यूम होने में, आधा प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड लिखेंगे हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, और हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ से तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा के नॉट इज इक्वल टू हमारा होता है एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी। अब एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा वो रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन था या रिएक्टेंट का वो पार्ट था जो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब हाफ लाइफ में हम रिएक्टेंट का वो पार्ट लिखेंगे, कौन सा पार्ट लिखेंगे, रिएक्टेंट का हम हाफ पार्ट लिखेंगे, इनिशियल रिएक्टेंट का हाफ पार्ट है। तो इनिशियल रिएक्टेंट हमारा ए था, उसका हाफ हम लिखेंगे a/2, और टी को हम लिख देंगे यहाँ से टी हाफ, क्योंकि टी हाफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा रेट कांस्टेंट के नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 टी हाफ, a/2 टी हाफ। और टी हाफ की अगर हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड की, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/2 के नॉट। तो ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर्स की रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हमने समझा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस को हमने समझा कि किस तरह से जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन रहता है, उसके कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्टेंट की रेट पर या रिएक्शंस की रेट पर या केमिकल चेंज पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद में हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की बात करी कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, और रेट कांस्टेंट का हमने ये एक्सप्रेशन देखा। और हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, दो गुण धर्म देखे, जिसमें एक तो उसकी यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए, तो वो होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और उसके बाद में हमने हाफ लाइफ पीरियड देखा जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।